गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न की बात कर रहे थे कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूज़न कैसे कैसे कराया जाता है। तो हमने 3 मेथड्स के बारे में बताया था कि पहली होती है यांत्रिक विधि के द्वारा फ्यूज़न कराया जाता है। दूसरी होती है केमिकल्स के द्वारा प्रेरित करा करके, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को लिया था, रसायनों से प्रेरित करा करके फ्यूज़न कराया था। और थर्ड प्रकार की जो जीमरमैन ने दी थी वो है विद्युतीय संलयन विधि। थर्ड प्रकार की जो आती है वो आती है विद्युतीय संलयन विधि। सबसे पहले इस विधि के बारे में जीमरमैन ने बताया था, जो कि जैव भौतिक प्रक्रिया है। इसको दिया किसने था? जीमरमैन ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया इसको? जैव भौतिक प्रक्रिया। जैव भौतिक प्रक्रिया है। जैव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीवित कोशिकाएं हैं। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? डेड नहीं है, लाइव है, जीवित है। और उसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ विशेष अलग से प्रोसेस जो ली जा रही हैं वो क्या है? एक भौतिक प्रक्रियाएं हैं। तो दोनों मिलाकर के जैव भौतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का क्या किया जाएगा? फ्यूजन किया जाएगा। तो इसको जीमरमैन ने एक विशेष अपना खुद का उपकरण बनाया, उसके जरिए यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि जब हम 2 सेल लेते हैं और 2 सेल जब यहाँ पर हम लेते हैं तो दोनों सेल सबसे पहले क्या आएंगी? कोशिका फर्स्ट और कोशिका सेकंड। क्योंकि यहाँ जनक असमान लेके चलते हैं। जनक कैसे ले रहे हैं हम? असमान। हमको संकर चाहिए तो समान नहीं, 2 विभिन्न जातियों के गुण मिलने चाहिए, या फिर 2 विभिन्न जनकों के गुण मिलने चाहिए। जाति भी अलग नहीं है तो जनक अलग अलग गुण होने चाहिए, जिनके अंदर क्या है? 2 अलग अलग प्रकार के गुण प्रेजेंट हैं। तो हमने यहाँ दोनों सेल्स को लिया। दोनों सेल्स क्या आएंगी? एक दूसरे के यहाँ पर कांटेक्ट में आती हैं। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी जो कॉमन जो वॉल होती है वो कॉमन वॉल क्या हो जाएगी? रप्चर। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो यहाँ पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर कॉमन जो बॉल है इनकी वो रप्चर हो जाएगी। तो दोनों की हम मिक्स एक बॉल बन जाएगी। इसको हम डॉट लाइन के द्वारा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों की कॉमन हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ साइटोप्लाज्म में क्या होना है? मिक्स होना है। तो मेम्ब्रेन क्या हो गई? यहाँ पर बॉल ना होकर के, हाँ आई एम सॉरी, मेम्ब्रेन, क्योंकि बॉल तो हमने पहले हटा दी है। यहाँ मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगी। दोनों की यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? रप्चर्ड हो जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो 2 सेल थी वो 2 सेल ना होकर के क्या हो जाएंगी? एक ही कोशिका हो जाएंगी। लेकिन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो न्यूक्लियस क्या रहेंगे? अलग अलग। तो यहाँ पर क्या हुई? केवल और केवल प्लाज्मोगेमी हुई। अभी यहाँ पर केवल और केवल क्या हुई है? प्लाज्मोगेमी। अगर हमको संकर चाहिए तो क्या होनी चाहिए? दोनों के जो केंद्रक हैं वो दोनों के केंद्रक क्या होने चाहिए? एक दूसरे के साथ में संयुक्त। तो यहाँ दोनों के केंद्रक अपने अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के साथ में जाकर के संयुक्त हो जाएंगे। और अब ये क्या होगी? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हाइब्रिड। हमको यहाँ पर संकर प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती कैसे है, संपन्न कैसे कराई जाती है? जब यहाँ पर हम असमान जनक ले रहे हैं तो इन असमान जनक की ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 ही सेल्स ले सकते हैं। सेल्स की संख्या तो यहाँ कितनी भी हो सकती है। 2 सेल्स को लेकर के यहाँ आपको समझाया जा रहा है।
तो यहाँ दो या दो से अधिक सेल्स क्या होंगी, एक दूसरे की, जितनी कोशिकाएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी उनकी जो कॉमन मेम्ब्रेन है वो रप्चर्ड हो जाएगी। रप्चर्ड होने के बाद में टूट जाएगी और टूटने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, फिर फ्यूजन। फ्यूजन से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, कैरी प्लाज्मोगेमी होगी, दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर साइटोप्लाज्म मिक्स होने के बाद में दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, जो केंद्रक हैं, वो एक दूसरे के साथ में संयुक्त होकर के किसको करेंगे, कैरियोगेमी को। और कैरियोगेमी होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको हाइब्रिड प्राप्त हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस की कैसे जाती है, यहाँ जो हमने दो सेल्स को आपस में इतनी आसानी से लेकर के जोड़ दिया, तो ये पूरी प्रोसेस की कैसे जाती है। तो इसके लिए जेमरमैन ने एक विशेष प्रकार से उपकरण बनाया था। इन्होंने क्या किया, एक सपोर्टिंग प्लेट ली, इस सपोर्टिंग प्लेट पर ऊपर इसको ढकने के लिए कवर, ऊपर जो उपस्थित है वो कौन सी है, कवर प्लेट, और नीचे जो उपस्थित है वो है सपोर्टिंग या सपोर्ट प्लेट। सपोर्ट प्लेट पर मेटल की दो रॉड इस प्रकार से फिक्स की इन्होंने, जो पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर कहें कि एनोड और कैथोड का काम करें, और इन दोनों के बीच में यहाँ एक छोटा सा माइक्रो चैम्बर बनाया। तो यहाँ ये क्या उपस्थित है, माइक्रो चैम्बर। क्यों, क्योंकि इसी माइक्रो चैम्बर में हम किसको लेंगे, प्रोटोप्लास्ट को। तो ये इस माइक्रो चैम्बर विद प्रोटोप्लास्ट। अब यहाँ पर जो मेटल की दो रॉड हैं, दोनों की दोनों रॉडों को यहाँ पर ये होती है प्लेटिनम वायर से जोड़ दिया। यहाँ दोनों ही रॉडों को लिया और किससे जोड़ दिया, प्लेटिनम वायर से। क्योंकि हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स लाना है, और इलेक्ट्रिक फोर्स किससे आएगा, वायर से ही आएगा। तो यहाँ प्लेटिनम वायर लेकर के हम दोनों रॉडों से जोड़ देते हैं। तो यहाँ बीच वाला जो चैम्बर है, माइक्रो चैम्बर है, इस माइक्रो चैम्बर में सॉल्यूशन युक्त हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लास्ट को ला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। जब यहाँ पर सॉल्यूशन युक्त प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर माइक्रो चैम्बर में छोड़ दिया, तो उसके बाद में यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, और विद्युत धारा के प्रवाह से यहाँ एक तरफ कैथोड का फॉर्मेशन होगा और दूसरी तरफ यहाँ पर एनोड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो पूरी की पूरी फिर प्रोसेस होती कैसे है, तो देखिए पहले हम प्रोसेस को देखते हैं कि पूरी प्रोसेस होती कैसे है। यहाँ पर द्विध्रुव बनता है, यहाँ पर डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, और डाइपोल के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर किसकी प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, यहाँ जो हमने बीच का चैम्बर लिया था, इस चैम्बर में प्रत्यावर्ती विद्युत आवेश, प्रत्यावर्ती विद्युत आवेश और ये किस कैपेसिटी का होता है, 0.5 से लेकर 1.5 मिली हर्ट्ज, बहुत कम रेंज का रखते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं। जब यहाँ पर ये आवेश प्रवाहित होता है तो इसके प्रवाहित होने से यहाँ पर द्विध्रुव का निर्माण होता है, और द्विध्रुव का निर्माण किससे होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया होगी, और इस क्रिया से यहाँ पर क्या बन जाएगा, बाइपोल।
द्विध्रुव बन जाएगा। अब द्विध्रुव बन गया तो यहां पर एक ध्रुव पर तो क्या होगा, एक ध्रुव पर आवेश क्या होगा, कम, और दूसरे ध्रुव पर आवेश क्या होगा, अधिक। तो जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट मूव करेगा अधिक विभव की तरफ, आवेश की तरफ। जिधर साइड में आवेश, क्यों डाइपोल बनाए, अब डाइपोल में एक सिरे पर विभव अधिक है, या फिर कहें कि एक सिरे पर आवेश अधिक है और दूसरे सिरे पर आवेश क्या है, कम। जिधर आवेश अधिक है प्रोटोप्लास्ट उधर खिसक लेगा। हमने चैम्बर बनाया था, 2 प्लेट बनाई थी, उनके बीच में से जिधर आवेश ऊपर वाली की तरफ अधिक है तो ऊपर वाली की तरफ खिसक जाएगा, और नीचे वाली की तरफ अधिक है तो नीचे वाली की तरफ खिसक जाएगा। जिस वक्त यहाँ ये मूव करता है, प्रोटोप्लास्ट अधिक आवेश की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट में कैसा है, पृथक पृथक, अगर सारा का सारा मिक्स हो जाता तो हमको इस मेथड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। प्रत्येक कोशिका का जो प्रोटोप्लास्ट है वो बिल्कुल पृथक पृथक है, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक है। तो यहाँ पर जब अधिक आवेश की तरफ प्रोटोप्लास्ट के कण बढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि खिंचाव उत्पन्न होगा, और जब यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न होगा तो खिंचाव के कारण श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, और श्रृंखला किसकी होती है, ये प्रोटोप्लास्ट की। तो यहाँ इस प्रकार से जो प्रोटोप्लास्ट था इस प्रकार से जमना स्टार्ट हो जाएगा एक चेन के रूप में। जिधर आवेश अधिक है वहां आवेश अधिक की तरफ ये एक चेन के रूप में जमना स्टार्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी श्रृंखलाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर के क्या हो जाएंगी, इस प्रकार से जम जाएंगी। जब इस प्रकार से यहाँ पर एक श्रृंखलाएं एक दूसरे के आमने सामने जम जाती हैं तो उसके बाद में क्या करते हैं, क्योंकि अब यहाँ जो मेम्ब्रेन है, प्रोटोप्लास्ट के ऊपर मेम्ब्रेन उपस्थित है, मेम्ब्रेन उपस्थित है, तो मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ में फ्यूजन को रोक रही है। या तो मेम्ब्रेन हम पूरी हटा दें या फिर मेम्ब्रेन में छिद्र हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, पोरेसिस की प्रक्रिया हो जाए, छिद्र हो जाए, तो एक कोशिका का या फिर कहें कि एक प्रोटोप्लास्ट दूसरे प्रोटोप्लास्ट से आप आसानी से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब यहाँ इस प्रकार की श्रृंखलाएं बन जाती हैं तो श्रृंखलाएं बनने के बाद में यहाँ एक या अधिक स्पंदन की 103 वोल्ट पर सेंटीमीटर की एक दिश धारा प्रवाहित करते हैं। एक दिश क्या होता है, आप लोगों ने एसी और डीसी पढ़ी है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो धारा होती है, एसी धारा कहते हैं इसे, तो ये द्विदिशीय होती है, ऊपर की तरफ भी बन रहा है और नीचे की तरफ भी बन रहा है। एक दिश में कैसा बनता है, छोड़ छोड़ कर, या फिर तो इस प्रकार से लगातार बनेगा या फिर कैसे बनेगा, ये चीज फिजिक्स वाले ज्यादा बेटर जानते हैं। तो यहाँ एक दिशीय धारा होती है इस प्रकार की जो 103 वोल्ट पर सेंटीमीटर के हिसाब से बहती है। तो अब इसकी वजह से एक दिश धारा प्रवाहित होती है, तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, और ये आकार में कैसे होते हैं, बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं। पूरी की पूरी मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, रंध्रमय हो जाती है। जब मेम्ब्रेन रंध्रमय होगी तो इस प्रकार से जो रंध्र एक दूसरे के सामने आएगा, जैसे इनके रंध्र यहाँ एक दूसरे के सामने आ गए, जिन दो प्रोटोप्लास्ट के रंध्र एक दूसरे के आमने सामने आएंगे उन्हीं में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, उन्हीं का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ही स्पंदन की प्रक्रिया की जाती है, देख दिश धारा प्रवाहित करते हैं, तो मेम्ब्रेन पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, रंध्रमय हो जाएगी। जैसे ही दो प्रोटोप्लास्ट के रंध्र आमने सामने आएंगे तो यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया हो जाएगी। पहले सेम प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले यहाँ पर
कैरियोगेमी होगी, सॉरी प्लाज्मोगेमी होगी, उसके बाद में यहाँ पर कैरियोगेमी की प्रोसेस होने के बाद में हाइब्रिड का निर्माण हो जाएगा। तो एट लास्ट जिमरमैन ने जो यहाँ पर मेथड सुझाया था, अब तक हमने जो पढ़े थे उनसे सबसे बेस्ट मेथड था, सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर क्या होते हैं, हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। हाइब्रिड का चांस यहाँ पर बहुत कम होता है, अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ क्या प्राप्त होते हैं, हमको हाइब्रिड प्राप्त होते हैं। अब यहाँ जो हमको हाइब्रिड प्राप्त हुए हैं, इन हाइब्रिडों को या संकर सेल्स को चयन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर ये सेल्स आपस में मिलकर हाइब्रिड निर्माण कर लिए, और किन सेल्स आपस में, कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जो आपस में मिलकर के हाइब्रिड का निर्माण नहीं कर रही, तो इनकी पहचान कैसे करेंगे। तो यहाँ 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट यहाँ पर मेथड होता है यांत्रिक चयन। यांत्रिक चयन, यांत्रिक चयन में यहाँ माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे किसको ले आया जाता है, जो सॉल्यूशन होता है, जिस सॉल्यूशन में हाइब्रिड और साइब्रिड और सेल्स सभी उपस्थित हैं, इस सॉल्यूशन को इसके माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाया जाता है। फिर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड सेल्स औरों की तुलना में आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं और कुछ अलग पहचान होती है, तो उनके आधार पर माइक्रोस्कोप के द्वारा यहाँ पर हाइब्रिड सेल्स की पहचान की जाती है। हाइब्रिड सेल्स की पहचान की जाती है। इस विधि को बहुत कम यूज में लिया जाता है। टिपिकल होता है पहचानना कि सेल्स कौन सी हाइब्रिड है, कौन सी साइब्रिड है, कौन सी नॉर्मल है। दूसरा मेथड होता है यहाँ पर अभिरंजन किया जाता है। केंद्रक अभिरंजन तकनीक। केंद्रक अभिरंजन तकनीक। केंद्रक को अभिरंजित करने के लिए यहाँ कार्बोप्सिन का यूज करते हैं। कार्बोप्सिन, जब इससे न्यूक्लियस को ले जाया जाता है इसको, तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। और ये न्यूक्लियस जो कलरफुल होगा वो किसका होगा, या तो हाइब्रिड का ही होगा या फिर सिंपल सेल का ही होगा। ऐसा नहीं है कि सभी के न्यूक्लियस कलरफुल हो जाएंगे। तो यहाँ जिन सेल्स के न्यूक्लियस कलरफुल हो जाते हैं, तो यहाँ संकर सेल को उनसे क्या कर लिया जाता है, संकर सेल का न्यूक्लियस अगर कलरफुल हो गया तो संकर सेल को आसानी से पहचान कर निकाल लेंगे। और अगर नॉर्मल सेल्स का या हाइब्रिड का हुआ है तो उनको छोड़ करके जिनका न्यूक्लियस कलरफुल नहीं हुआ है उनको वहां से निकाल लेते हैं। तो आसानी से अभिरंजन के द्वारा यहाँ पर कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा होता है प्रवणता अपकेंद्रण। प्रवणता अपकेंद्रण, प्रवणता अपकेंद्रण के द्वारा कैसे पहचानते हैं, तो यहाँ सामान्य तौर पर यही विधि अपनाई जाती है। संकर पहचान के लिए संकर सेल कौन सी है कौन सी नहीं है, उसके लिए सामान्य तौर पर जो विधि यूज में ली जाती है वो कौन सी ली जाती है, प्रवणता अपकेंद्रण की विधि काम में ली जाती है। और यहाँ जनक सेल और हाइब्रिड सेल को, संकर सेल को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो यहाँ कुछ अभिरंजक काम में लिए जाते हैं, जैसे फ्लोरोसीन, आइसोथायोसाइनेट,
दूसरा अभिरंजक जो यहाँ पर काम में लिया जाता है वो लिया जाता है रोडोमीन आइसोथायोसाइनेट। इनमें से कोई सा भी एक अभिरंजक यहाँ पर काम में लेते हैं और इस अभिरंजक से जो कलरफुल जो सेल्स कलरफुल हो जाती हैं वो सेल्स होती हैं हाइब्रिड सेल्स। हाइब्रिड सेल्स कलरफुल हो जाती हैं जिनको आसानी से पहचान कर आराम से माइक्रोपिपेट के द्वारा ये रंगीन हो जाती हैं और रंगीन हो जाने की वजह से इनको माइक्रोपिपेट से पृथक कर लिया जाता है, एक एक सेल को वहां से अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार तीनों की तीनों मेथड से और सामान्य तौर पर यूज में लिया जाने वाला प्रवणता अपकेंद्रण मेथड है जिसके द्वारा यहाँ पर संकर सेल को अन्य सेल से पृथक कर लिया जाता है। अब यहाँ जो हाइब्रिड हमने तैयार किए हैं इन हाइब्रिड्स के यूज क्या है, क्या आवश्यकता पड़ गई हमको हाइब्रिड तैयार करने की, क्यों आवश्यकता हुई, किसके लिए हमने यहाँ पर हाइब्रिड को तैयार किया। तो देखिए उपयोग क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहां दो भिन्न जनक लेके चल रहे हैं। जब हमने यहाँ पर दो भिन्न जनक लिए हैं तो दोनों के अंदर जो क्षमताएं हैं वो भी क्या होंगी, अलग अलग। क्षमता भी क्या होंगी, अलग अलग। तो यहाँ पर कुछ अच्छी किस्में हैं, जैसे मान लिया हमने कोई मक्का की प्रजाति ली, दो अलग अलग प्रजातियां ली, एक के अंदर सूखे के प्रति प्रतिरोधकता अधिक है और एक के अंदर किसी रस्ट के प्रति या किसी कीट के प्रति प्रतिरोधकता अधिक है। लेकिन हमको क्या चाहिए, दोनों की दोनों गुण एक ही प्रजाति में चाहिए। अब दोनों के दोनों गुण एक ही प्रजाति में चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों प्रजातियों की सेल्स को लेंगे, सेल्स का क्या कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे और फ्यूजन कराने के बाद में अब ये जो सेल उपस्थित है इसके अंदर दोनों ही गुण उपस्थित हैं, प्रतिरोधकता का भी सूखे के प्रति और कीट के प्रति प्रतिरोधकता भी, दोनों ही गुण प्रेजेंट हैं। तो यहाँ हाइब्रिड के निर्माण के द्वारा हम यहाँ वांछित गुणों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अधिक प्रतिरोधी, अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का निर्माण कर सकते हैं। तो हाइब्रिड जो सामान्य जो सीड्स होते हैं उनकी तुलना में क्या होते हैं, अधिक बेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ ब्रेशिका की जो जाति पाई जाती थी, ब्रेशिका की जो जाति पाई जाती थी, इस ब्रेशिका में शाकनाशी का गुण नहीं था, शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता नहीं थी। अब इसके अंदर हमको शाकनाशी के प्रति प्रतिरोधकता लानी थी, तो यहाँ पर क्या किया कि इसका ऐसा वंशक्रम तैयार किया जिसमें ओज भी क्या था, अधिक, पैदावार भी क्या थी, अधिक, और प्रतिरोधकता भी क्या थी, अधिक। यहाँ सारी की सारी चीजें और जो वैरायटी थी उनकी तुलना में क्या थी, अधिक थी। शाकनाशी का भी गुण था, प्रतिरोधकता भी अधिक थी, ओज भी अधिक था, पैदावार भी अधिक थी। तो यहाँ दो भिन्न जातियों को लिया और दो भिन्न जातियों की सेल्स को एक दूसरे के साथ में, प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के साथ में फ्यूज करा करके दो जातियों के गुण एक ही जाति के अंदर आ गए। अदर एग्जाम्पल, निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम जो जिसे तंबाकू भी कहते हैं, इसके अंदर यहाँ पर स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रतिरोधी जीन नहीं थी।
प्रतिरोधी क्षमता क्या थी इसकी, इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रतिरोधी क्षमता एब्सेंट थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया, निकोटियाना सिल्वेस्ट्रम, इसके अंदर क्या थे, ये वाले गुण उपस्थित थे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक सेल इसकी ली, दूसरी सेल इसकी ली, दोनों सेल्स को क्या किया, फ्यूज किया। और यहाँ पर अब जो नई जो प्रजाति हमारे सामने आई थी, वो नई प्रजाति कैसी आई थी, जिसमें निकोटियाना टोबैकम की प्रजाति को हमने किसकी सुधारा था, निकोटियाना टोबैकम की, जिसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रतिरोधी क्षमता के प्रति प्रतिरोधी क्षमता क्या थी, प्रेजेंट थी। यहाँ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। और सीमाएं क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने हाइब्रिड बनाए हैं, इन हाइब्रिड में जो हमने ओज पैदा किया है, अधिक पैदावार का गुण है या एनीवन जो भी गुण है, वो क्या रहते हैं, एक लिमिट तक रहते हैं। तो इसकी जो सीमाएं भी थी, इसको ऐसा नहीं है कि हमेशा यूज में ले सकते हैं। हमने यहाँ पर जो भी गुण पैदा किए थे वो कैसे थे, अस्थिर, अस्थिर गुण उपस्थित थे। कैसे, हमने जिस वैरायटी में ये गुण लेके आए थे, धीरे धीरे उसकी अगली पीढ़ी आने लगी। तो जैसे जैसे नई पीढ़ी आएंगी, चौथी आई, पांचवी आई, छठवीं आई, सातवीं आई, तो धीरे 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 ये जो गुण थे वो क्या हो गए, कम होते हुए चले गए। तो यहाँ पर जो गुण थे कैसे थे, अस्थिर थे, आनुवांशिक रूप से स्थायी गुण यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। दूसरे, यहाँ पर जो संकर थे वो कैसे थे, असममित, असममित, सभी समान आकार के प्राप्त नहीं हो रहे थे, असममित प्रकार के थे। और साथ ही साथ यहाँ हाइब्रिड के तुलना में साइब्रिड अधिक थे, साइब्रिड अधिक उपस्थित थे। एंड जो हमको हाइब्रिड प्राप्त हो रहे थे, ये हाइब्रिड भी कैसे थे, बंध्य, हाइब्रिड भी कैसे थे, बंध्य थे। अब यहाँ बंध्य हाइब्रिड अगर प्रेजेंट है तो आगे का जनन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कायक संकरण से हाइब्रिड हमको प्राप्त हो रहे थे, एक लिमिटेशन तक ही हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।